देखिए, हम लोग जानते हैं आज कि जो भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए थे, जो युद्ध हुए थे भारत में, जो मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, ये पहले बार कौन कौन आए थे इसके बारे में। लेकिन हम आपका जो मैसेज आया था कि मुझे चाहिए जो मोहम्मद गौरी के विषय में आप बताओ, तो मोहम्मद गौरी के विषय में आज आपको डिटेल में पूरा बता रही हूँ। अगर आप लोग पिछली वीडियो को देख लेना चाहिए था, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आप लोग कवर कर लीजिए। मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 4 लोग किए थे, यानी 4 बार हुआ था और चारों लोगों ने किया था। इनमें से मैं आपको बता रही हूँ कि जो आए थे ये सबके सब सिर्फ लूटने के लिए आए थे, सबके सब आए। तो भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है और इस सोने के चिड़िया जो है, इसमें बहुत ऐसे चीज़ थे, उपजाऊ भी थे और बहुत चीज़ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए खजाना के टाइप था, खजाना था, और इसको लूटने के लिए कोई तुर्क से, कोई अरब से, कोई कहीं से, अफ़गान से, हर लोग आए यहाँ पे कि आकर के हम यहाँ से कुछ न कुछ लूट करके लेकर के अपने देश को चले जाएं। और यहाँ पे ऐसा संभालने वाले ये वंशज थे भी यहाँ पे, तो सब फुटमत थे। कहीं इधर अपना एरिया कोई चला, जैसे अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय कोई आता तो सम्राट अशोक सबको तहस नहस मिला देता। कोई भी बाहरी अगर भारत में एंट्री करता तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अखंड भारत बना दिया गया था, उस समय भी कोई आता तो यहाँ भी मारकाट हो जाता। देखो, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश चला था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों दहेज में ले लिए थे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हेलेना से शादी किए थे। जैसे सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस निकेटर, इसके लड़की से शादी कर लिए थे और उसने सब ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को देकर चले गए थे। लेकिन वैसा शासन करने वाला शासक नहीं था, इसलिए ये सब आए, मुस्लिम आए और आक्रमण कर करके यहाँ से बहुत चीज़ लेकर के चले गए थे, लूटपाट किए थे। जिनमें से जो पहला था मोहम्मद बिन कासिम था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब व्यक्ति था, अरब से आया हुआ। तो भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे इसमें अरब व्यक्ति ने किया था। और ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 711 और 712 के बीच में ये दोनों आक्रमण हुए थे। और इसमें जो आक्रमण हुआ था, इसमें राजा दाहिर को हरा करके यहाँ भी लूटपाट इसने किया था। और ये 711 और 712 में जो ये युद्ध कर करके और बहुत चीज़, बहुत धन दौलत लूटा और चला गया। ये भी टीका नहीं, क्योंकि मैं मोहम्मद बिन कासिम के विषय में पूरा टोटल बता चुकी हूँ, इसलिए आपको पूरा अभी नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद आया था महमूद गजनवी। ये गजनी का था, इसलिए इसे कहा गया महमूद गजनवी। ये आया और 17 बार भारत पर आक्रमण किया और आकर के यहाँ से बहुत सारे चीज़ लूटा और लेकर के ये भी चला गया। ठीक है, अब आता है मोहम्मद गौरी। क्या मोहम्मद गौरी आया तो ये भी लूटने के लिए आया था कि बसने के लिए आया था? नहीं, ये भी लूटने के लिए आया था। बसना तो इसकी मजबूरी बन गई थी। अब इसकी मजबूरी क्या थी ये आपको समझ में आएगा जब ये वीडियो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। मोहम्मद गौरी जो था ये आया भारत में पहले, तो इसने 1198 में आकर के गुजरात वाले एरिया में पहला आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1100 कितने में 78 में किया था। कितने में? 1178 में इसने भारत में पहला आक्रमण किया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने भारत में एक वंशज थे जिसे चौहान वंश कहा जाता था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान ने इस तराइन के युद्ध में, हरियाणा में हुआ था, और इस तराइन के युद्ध में जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से पछाड़ दिए थे, हरा दिए थे और मोहम्मद गौरी भग गया था। यहाँ पे था नहीं, भग गया, क्योंकि
1191 में जो ये तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान हरा दिए थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के रहने वाले, जैसे राजस्थान में, तो यहाँ पे इन्होंने इसको हरा दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये हार करके चला गया। अब दूसरा युद्ध तराइन का क्यों हुआ, कारण क्या था? तो इस दूसरा युद्ध 1192 में होता है, उसके 1 साल के बाद होता है, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पूरी तरीके से हार जाते हैं। अब ये हारते क्यों हैं, ये कहानी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप लोग समझिए क्या है। जो फिरोजाबाद है वहाँ का एक एरिया है, चंदवार है, उस जगह पे एक राजा रहते थे, अपना वंशज चला रहे थे, जिसका नाम था जयचंद्र। और जयचंद्र ने ये साथ देते थे पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन ये इनसे जलते भी थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का नाम था, कौन आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान का नाम था। अब इनकी जो जयचंद्र की बेटी थी, ये पृथ्वीराज को चौहान को पसंद करती थी, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा काम किया जयचंद्र कि ये कहा कि हम अपने बेटी का, जैसे स्वयंवर नहीं रचाया जाता है, जैसे सीता माता का रचाया गया था कि जो धनुष उठा लेगा उसी के गले में वरमाला सीता माता डाल देंगी, तो इसी तरीके से जयचंद्र ने क्या किया था कि हर जगह के राजा रजवाड़ों को बुलाया और कहा कि हमारी बेटी जिसको पसंद कर लेगी उसी से शादी इसका कर दिया जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। बस उसने एक काम किया था जयचंद्र ने कि दरवान जैसे रहते हैं ना दरवान, इसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति बना करके वहीं पे खड़ा कर दिया उनको कि ये दरवान है, ये कोई राजा नहीं है। इस बात बेटी पसंद नहीं करी। बेटी चाहती थी कि पृथ्वीराज चौहान आए और वरमाला हम उसी के गले में डालें। जब वो नहीं आए तो इस दरवान को ही डाल देते हैं। अब ये बात अच्छा नहीं लगा। ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि हमें दरवान जयचंद्र ने बना दिया। आया पृथ्वीराज चौहान और उसी के बेटी को लेकर के फरार हो गया। जब वो बेटी को लेकर के फरार हो गया तब ये जयचंद्र बहुत कष्ट में हुआ और कहा कि हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो ये युद्ध कर नहीं पाएगा क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ताकतवर थे, इनके पास सेना सैनिक सब कुछ था। तब इसको याद आया कि 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी मोहम्मद गौरी को मैं बुला करके इस पृथ्वीराज चौहान को हरवा देते हैं। तब मोहम्मद गौरी को बुलाया 1192 में और इसमें बुला करके तराइन का द्वितीय युद्ध करवाता है और जयचंद्र अपना सैनिक इस गौरी को देता है और अपना साथ इसी के साथ मतलब साथ दे देता है और इसी में पृथ्वीराज चौहान पूरी तरीके से हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ये अपने तुर्क लेकर चला जाता है। जब ये लेकर के चला जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उनके साथ उनको टॉर्चर करता है, कुछ कहने लायक नहीं। दोनों आँख निकाल लेता है मोहम्मद गौरी, उनको पीड़न बहुत कष्ट को पीड़ा देता है, कष्ट पहुंचाता है और उनकी हत्या कर देता है। ठीक है। अब मोहम्मद गौरी आया था भारत में क्यों? लूटने के लिए। लेकिन देखा कि अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि यहाँ से और चीज़ लूट कर लेके चले जाना चाहिए। अब इसने क्या किया कि आया तो जयचंद्र था सो कहा कि अब तुम आते क्यों हो, अब तुम जाओ, जो भी ले रहे हो लेके चले जाओ, अब हम यहाँ पे हमारा राज रहेगा। गौरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम तुम्हारे कहे पे आकर के यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से युद्ध भी किए और जीत भी गए, अब तुमसे युद्ध होगा। तो जो फिरोजाबाद के जो चंदवार है इसमें 1194 में जयचंद्र से युद्ध होता है और जयचंद्र भी हार जाता है। ना बाप बचा, दामाद बचा, ना बेटी बची, कोई नहीं बचा होगा। बेटी भी बच के क्या करेगी? इसके बाद अब यहाँ तक तो ये ख़त्म हो जाता है कहानी। लेकिन
इसके पास कई गुलाम थे। किसके पास? गौरी के पास बहुत सारे गुलाम थे और ये चाहता था कि हमारा गुलाम हमारे लिए काम करता। गुलाम उसी को कहा जाता है जो पैसे से खरीदा जाए। भाई वो गुलाम है, पैसे से खरीद लिया है, सभी गुलाम को पैसे से खरीद लिया है। इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या करता था कि जो गौरी की एक बेटी थी उससे प्रेम करता था। ये चाहता था कि हमारी शादी इसी के साथ हो जाए, लेकिन ये बात गौरी को पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी कर दी अपनी बेटी का। अब कहा कि अब आप लोग चले जाओ। कहाँ? क्योंकि अभी हम हाल ही फिलहाल में दिल्ली से आए हुए हैं और दिल्ली से आकर के इस दिल्ली वाले एरिया पे आप लोग जा कर के राज करो, बेटी और दामाद दोनों। कुतुबुद्दीन ऐबक जाओ। और देखो इसके पास बख्तियार खिलजी भी था, यालदोस भी था, बहुत सारे गुलाम इसके पास पड़े हुए थे। अब ये क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को इस दिल्ली में भेज देता है और दिल्ली पे जा कर के राज करो। जब ये दिल्ली आता है तो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत चलना स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत, जिस दिल्ली सल्तनत में 5 वंशज आते हैं। एक होता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। मोहम्मद गौरी के विषय में आप लोग पढ़ रहे हो। अब मोहम्मद गौरी के बाद ये बाबर आता है, क्योंकि लोदी वंश को ख़त्म करने के बाद इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर हरा करके अपना ये मुगल वंश का स्थापना कर लेता है और लोदी वंश यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग इस बाबर के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं, अभी नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा उसके विषय में आपको बता सकती हूँ। लेकिन इतना आप लोग को डेट ये सब याद करना होगा। और उसका दिल्ली सल्तनत का 1206 से चलना स्टार्ट। क्यों? क्योंकि 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से ही इसका दामाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आकर दिल्ली सल्तनत काल बना लेता है। तो अब इसकी मृत्यु कब हो जाती है? गोखर जनजाति के लोग ने 1206 में गौरी का हत्या कर देते हैं। अब ये मोहम्मद गौरी खत्म हो जाता है। मोहम्मद गौरी क्या होता है? मोहम्मद गौरी खत्म हो जाता है और अपने दामाद को ऐबक को भेजता है। ऐबक भारत में आया, दिल्ली पर राज किया और इसे क्या क्या कहा गया? तो देखो इसे बहुत दिलदार व्यक्ति कहा गया था। कैसा ये था? इसे देखो हातिम भी कहा जाता था। ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था, क्योंकि इसको कुरान की मुँहज़बानी ज्ञान हो गया था। जैसे गीता का हो जाता है, गीता पुराण, इन सब को कुरान, इसका कुरान का ज्ञान बहुत ज़्यादा। इसे लाख वक्स कहा गया था। ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स। ये गरीबों का बहुत भलाई करता था। गरीबों को जितना भी कुछ दे बहुत कम है, ये बहुत कुछ गरीबों को देता था। जब ये आया तो इसने इसके गुरु जो थे, देखो क्योंकि गौरी तो ख़त्म हो गया था, इसके जो गुरु थे बख्तियार काकी थे। इसके गुरु बख्तियार काकी थे, ठीक है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। वो भी एक सूफी संत थे। मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे। उन्हीं के शिष्य हैं बख्तियार काकी। इसके क्या बन गए थे? इनके गुरु बन गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया था तो इसने कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक आकर के दिल्ली सल्तनत काल का यह निर्माण नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके मृत्यु के बाद जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत काल का निर्माण करवाता है। क्योंकि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गुलाम था, इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। ये गुलाम था, ये कभी भी राजा नहीं बना। जैसे कि एक होता है ना कि राजगद्दी दिया जाता है, जैसे कि श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी के लिए कहा गया कि राजगद्दी इनके मिलेगा, लेकिन उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, क्योंकि वो बेटा थे और उनको राजगद्दी दिया जाता था। ये कभी लिया ही नहीं कि दिल्ली सल्तनत काल में हम राजा यहाँ के हैं, राजा का पद इसने लिया ही नहीं। ये भी मुसलमानों में जैसे कि
मुस्लिम होते हैं तो इनको दिया जाता है। तो ये लिया ही नहीं, ऐसा ये व्यक्ति था। अब इसने कुतुब मीनार बनाया था। अब इसकी मृत्यु भी हो जाती है 1210 में। इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है? तो इसकी मृत्यु होती है लाहौर में चौगाना खेलता है घोड़े पर चढ़ करके चौगाना खेला जाता है, जो बॉल नीचे रहता है और इससे बैट या हॉकी से ही मारा जाता है। इस तरीके से मार रहा था और गिरा, और घोड़ा बहुत सारे इसके पीछे आ रहे थे और घोड़ा इसके गर्दन पर चढ़े और इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक की मृत्यु होने के बाद ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उस इल्तुतमिश को इसने क्या किया था, अपना क्या बना दिया था, वहाँ का राजा वो बना था। खुद ये नहीं बनाया था, ये अपने से ही बना, क्योंकि सेनापति ही बनते हैं। देखो अभी आपको किसके बारे में बताऊंगी, अभी बख्तियार खिलजी के विषय में। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का ये भी एक क्या था, बख्तियार खिलजी ये भी एक गुलाम था, लेकिन ये बन गया इसका दोस्त, सेनापति बन जाता है ऐबक का। और ऐबक यही क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है यही बख्तियार खिलजी। देखो बख्तियार खिलजी और बख्तियार काकी में फ़र्क रखना। ये बख्तियार काकी है जो कि ये गुरु है इसका, लेकिन बख्तियार खिलजी इसका एक सेनापति के तौर पे रहता है, जैसे इसका दोस्त रहता है। मान लीजिए कितने ही सबके सब हैं, अब ये दोस्त बना लिया इसको, सेनापति इल्तुतमिश को बना लिया। और जब इल्तुतमिश आता है तब इल्तुतमिश 1210 में जैसे ही इसका मृत्यु हो जाता है ऐबक का, तो 1210 से लेके 1236 तक ये चलाता है कौन सा वंश, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का निर्माण इसी ने करवा दिया। दिल्ली सल्तनत काल में ये मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी के बाद जैसे इसका बेटा आया था, तो इसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का निर्माण इसने नहीं किया था। गुलाम वंश का निर्माण करने वाला इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का निर्माण किसने किया था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? नहीं किया था, इल्तुतमिश ने किया। सिर्फ ये आया, ये सिर्फ दिल्ली सल्तनत काल में रहा। देखो दिल्ली सल्तनत काल 1206 से लेके 1526 तक ये चलता है, क्योंकि 1206 में जब मृत्यु होती है गौरी की, तो गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत काल पे अपना राज करना स्टार्ट कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद ये जैसे ही इसकी 10 में मृत्यु होती है तो गुलाम वंश का निर्माण हो जाता है, और गुलाम वंश का संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सॉरी कौन थे, इल्तुतमिश। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत काल में जो ये 5 वंशज आए थे उसका नाम क्या क्या था। दिल्ली सल्तनत काल 1206 से लेके 1526 तक चला था, क्योंकि 1526 में बाबर आकर यहाँ पे रहने लगता है, बाबर यहाँ पे रहता है। गुलाम वंश चला था 1206 से लेके 1290 तक। गुलाम वंश इतना समय चला, और इसमें कौन कौन शासक आया था इसके विषय में आपको टोटल अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक चले था, जिसका नाम था खिलजी वंश। तुगलक वंश तो 1320 से लेकर के 1414 तक ये चला था। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक ये चला था। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक ये वंशज चला, और इस लोदी वंश को ख़त्म कर देता है जिसका नाम है बाबर। और बाबर ख़त्म करके लोदी वंश को तब अपना वंशज स्टार्ट कर लेता है, जिसे कहा जाता है बाबर अपना मुग़ल वंश चलाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि लोदी वंश में जो मतलब अंतिम आया था जो शासक, उसका नाम था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हरा करके अपना मुग़ल वंश चलाना स्टार्ट कर दिया था। और देखो बाबर बहुत सारे युद्ध किया था, जैसे मान लीजिए कि उसने पानीपत का प्रथम 1526 में कर दिया था, 1527 में खानवा का युद्ध कर दिया था, 1528 में चंदेरी का युद्ध किया, 1529 में इसने कर दिया था घाघरा का युद्ध, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है,
तब उसका बेटा आता है हुमायूं, तब उसके बाद हुमायूं के बेटा, उसके बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है। मतलब ये आगे अब बढ़ते आते हैं सब। शाहजहाँ आता है, औरंगजेब आता है, ये सब फिर अपना मुग़ल वंश में ये वंशज बाबर का, बाबर वाला बहुत दिन तक चलता है, ये 1897 तक टोटल चलता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसमें देख लिया सिर्फ किसके विषय में, मोहम्मद गौरी के विषय में, क्यों आया, कब तक रहा और लूटने के लिए आया, फिर बस क्यों गया। यहाँ तक आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इल्तुतमिश के विषय में बताऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।